दोस्तों, आप देख रहे हैं दिन की सबसे तेज और ताज़ा खबरें, जहां हम आपको सीधा ले चलते हैं उन घटनाओं के बीच जो आज दुनिया भर में हलचल मचा रही है। देश से लेकर इंटरनेशनल मंच तक हर वो खबर जो आपके लिए जाननी जरूरी है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज के दिन की बड़ी सुर्खियां आपको चौंका देंगी। तो शुरू करते हैं आज की सबसे जबरदस्त और बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में पहले बोडोलैंड महोत्सव का उद्घाटन करेंगे, जो बोडो समुदाय की भाषा, साहित्य और संस्कृति को मनाने का एक प्रमुख आयोजन है। इस महोत्सव का उद्देश्य असम, पश्चिम बंगाल, नेपाल और पूर्वोत्तर के सीमावर्ती क्षेत्रों में बसे बोडो समुदायों को जोड़ना और उनकी सांस्कृतिक पहचान को मजबूत करना है। वहीं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने आज कहा कि दुनिया भर में हालात चाहे जैसे भी हों, भारत की अर्थव्यवस्था सही रास्ते पर स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि हमारे मजबूत आर्थिक ढांचे और सुरक्षित वित्तीय प्रणाली ने ये सुनिश्चित किया है कि बढ़ते वैश्विक तनावों के बावजूद हमारी अर्थव्यवस्था को कोई बड़ा झटका नहीं लगेगा। साथ ही रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि DRDO ने अपने गाइडेड पिनाका हथियार प्रणाली का परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। इस प्रक्रिया का हिस्सा प्रोविजनल स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन ट्रायल था, जिसमें 3 अलग-अलग फायरिंग रेंज में उड़ान परीक्षण किए गए। रक्षा मंत्रालय के अनुसार ये परीक्षण ये सुनिश्चित करने के लिए थे कि पिनाका प्रणाली निर्धारित मानकों पर खरा उतरती है। दिल्ली में हवा की दिशा और गति में बदलाव के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के करीब पहुंच गया है, जो कि बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है, ताकि लोग सतर्क रहें और स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बता दें कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी जीत के बाद बैकग्राउंड में कई गतिविधियां चल रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ट्रंप के करीबी अरबपति एलन मस्क ने हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत से मुलाकात की है। इस मुलाकात को इस नजरिए से देखा जा रहा है कि शायद ये अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने का प्रयास हो सकता है। खबरों का सिलसिला इस वीडियो में इसी तरह से चलता रहेगा, लेकिन अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपने राज्य का नाम जरूर लिख दें। इसी के साथ दोस्तों, हरियाणा के लिए चंडीगढ़ में अलग विधानसभा बनाने का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में है। इस मामले पर हरियाणा सरकार की मांगों के बावजूद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और उनके मंत्रिमंडल का कोई खास बयान नहीं आया है, जिससे विपक्ष उन्हें घेरने का मौका ढूंढ रहा है। विपक्ष का कहना है कि चंडीगढ़ पर हरियाणा के हक को लेकर पंजाब सरकार की ये खामोशी कई सवाल खड़े करती है। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासी विद्रोह की कहानी में बिरसा मुंडा का नाम हमेशा सम्मान से लिया जाता है। उन्होंने उल गुलान आंदोलन का नेतृत्व किया था, जो जंगल और जमीन की रक्षा के लिए आदिवासियों की लड़ाई थी। अब उनके शौर्य और बलिदान को सम्मान देने के लिए उनकी स्मृति में विशेष स्मारक सिक्के जारी किए जाएंगे। ये कदम आदिवासी जन चेतना और भगवान बिरसा मुंडा की वीरता को देश भर में सहेजने का एक अनूठा तरीका है, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनके संघर्ष से प्रेरणा ले सकें। वहीं बीजेपी नेता अनुराग ठाकुर ने झारखंड सरकार पर आरोप लगाया कि उसने लव जिहाद और भूमि जिहाद को बढ़ावा दिया है, जिससे राज्य की जनसंख्या संतुलन में बदलाव हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कल्याण की बजाय जिहाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। इजराइल ने लेबनान पर फिर से भीषण बमबारी की, जिसमें 33 लोगों की जान चली गई, जिनमें बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। इसके जवाब में लेबनानी गुट हिजबुल्लाह ने इजराइल के उत्तरी शहर नहरिया पर रॉकेट से हमला किया, जिसमें 2 इजरायली नागरिकों की मौत हो गई। इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की है कि ये रॉकेट लेबनान से दागे गए थे। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना, वायुसेना और नौसेना के सभी पात्र कर्मचारियों के लिए बोनस की घोषणा की है। ये बोनस उत्पादकता से जुड़ा बोनस कहा जाता है और इसके तहत कर्मचारियों को 40 दिन तक वेतन मिलेगा। ये बोनस वित्तीय वर्ष 2023 और 24 के लिए दिया जाएगा और इसमें GPB और GPC कर्मचारियों को शामिल किया गया है। केंद्र सरकार ने वायनाड में हुए लैंडस्लाइड को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने से इनकार कर दिया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने 10 नवंबर को केरल सरकार को एक पत्र लिखा, जिसमें कहा गया कि SGRF और NDRF के मौजूदा दिशा निर्देशों के तहत किसी भी आपदा को राष्ट्रीय आपदा के रूप में घोषित करने का कोई प्रावधान नहीं है।
प्रधानमंत्री मोदी ने मुंबई में एक जनसभा को संबोधित करते हुए महाविकास अघाड़ी के नेताओं पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं ने राम मंदिर का विरोध किया, भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया और वीर सावरकर का अपमान किया। इसके अलावा मोदी ने ये भी कहा कि MVA ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को फिर से लागू करने का प्रस्ताव पारित किया और मराठी भाषा को शास्त्रीय दर्जा नहीं दिया। साथ ही बता दें कि रोहिणी इलाके में एक रिटायर इंजीनियर से 10.30 करोड़ रुपए की ठगी हो गई। जालसाजों ने उनकी जानकारी चोरी कर पैसों को कई बैंक खातों में ट्रांसफर करा लिया। जब पीड़ित को ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने साइबर सेल में इसकी शिकायत दर्ज कराई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमुई बिहार में जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती समारोह की शुरुआत की। इस मौके पर वो भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी की। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने ओडिशा के पुरी समुद्र तट पर रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक की कलाकृति की सराहना की। इस कलाकृति में 200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी के लक्ष्य को मान्यता दी गई है। इस पहल का उद्देश्य दोस्तों भारत की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को बढ़ावा देना है। वहीं बता दें कि RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास ने हाल ही में कहा कि भारत की इकोनॉमी ग्लोबल चैलेंजेस के बावजूद मजबूती से आगे बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि हमारे देश के मजबूत इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल सिस्टम के कारण बढ़ते जियोपॉलिटिकल क्राइसिस के बावजूद इंडियन इकोनॉमी को कोई बड़ा असर नहीं पड़ा है। भारत ने इन मुश्किल हालात में भी अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी बनाए रखी है। वहीं बता दें कि अक्टूबर में भारत का गुड्स एक्सपोर्ट 17% से बढ़कर $39.2 बिलियन तक पहुंच गया है, जो कि 28 महीनों में सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। वहीं इंपोर्ट में सिर्फ 3.8% की मामूली वृद्धि हुई और ये $66.3 बिलियन तक पहुंच गया। इस बढ़ोतरी की वजह से भारत का व्यापार घाटा $27.1 बिलियन रहा। वहीं बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हाल ही में राज्यपाल के अभिभाषण पर विपक्ष द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब दिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी दर अब सिर्फ 4% रह गई है और ये दर बहुत सामान्य मानी जाती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निरसा के नयाडांग काली मंदिर में भाजपा की चुनावी सभा के दौरान एक बार फिर ये कहा कि अगर हम आपस में बटेंगे तो मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम सब एकजुट रहेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे और बेहतर परिणाम हासिल कर सकेंगे। ऐसे में दोस्तों, आप किस राज्य से हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राज्य का नाम लिख दीजिए। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप अप टू डेट रह सकें। इसी के साथ दोस्तों, हाल ही के दिनों में प्रदेश में किसानों से धान खरीद में तेजी आई है। अब तक खरीफ सीजन 2024 और 25 में विभिन्न एजेंसियों के माध्यम से 2.86 लाख टन धान खरीदी जा चुकी है, जो पिछले साल की तुलना में 65,820 टन अधिक है। पिछले साल इसी समय तक केवल 2.20 लाख टन धान ही खरीदी गई थी। अब तक किसानों को 543 करोड़ रुपए की भुगतान भी किया जा चुका है। इस साल 70 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जैल जीबी मेले में कई बड़ी योजनाओं का उद्घाटन किया और शिलान्यास भी किया। उन्होंने विधानसभा वार 2,964.89 लाख रुपए की 13 योजनाओं का लोकार्पण किया और 3,472.36 लाख रुपए की 5 योजनाओं का शिलान्यास भी किया। साथ ही दोस्तों, भागलपुर में 17 अक्टूबर 2024 को एक बड़े साइबर फ्रॉड गैंग का खुलासा हुआ। इस गैंग के मास्टरमाइंड जिशान अली और उसके 10 साथी पकड़े गए। पता चला है कि जिशान और उसकी टीम ने फर्जी दस्तावेजों से 38 मोबाइल सिम कार्ड्स हासिल किए थे, जिनका इस्तेमाल साइबर ठगी में किया जा रहा था। जांच से ये भी सामने आया कि जिशान के एजेंट देश के अलग अलग हिस्सों में सक्रिय थे, जो इस अपराध को अंजाम दे रहे थे। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 29 अक्टूबर को जिला जज कोर्ट में वकीलों पर हुए लाठीचार्ज के खिलाफ अब भी वकीलों का आंदोलन जारी है। कचहरी में वकील हड़ताल पर हैं और उन्होंने धरना प्रदर्शन भी किया। ARO परीक्षा के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाने का आश्वासन देकर आयोग प्रतियोगी छात्रों को बहलाने की कोशिश नहीं कर सकता। दरअसल दोनों परीक्षाओं को एक ही दिन और एक ही शिफ्ट में कराने की मांग को लेकर छात्रों ने आंदोलन शुरू किया था और ये आंदोलन अभी तक जारी है। छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और पुलिस बल तैनात किया गया है।
वहीं देखिए सीवान में फिर से जहरीली शराब पीने से 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि तीनों ने शराब पार्टी की थी और फिर उनकी तबीयत बिगड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन डॉक्टर उनकी जान नहीं बचा सके। 3 लोगों की मौत से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया और ये संख्या और भी बढ़ सकती है। साथ ही दोस्तों, उपचुनाव के दौरान नरेश मीणा द्वारा एसडीएम अमित कुमार चौधरी को थप्पड़ मारने का मामला अब भी तूल पकड़ चुका है। नरेश मीणा को गिरफ्तार कर जयपुर ले जाया गया और एसडीएम अमित कुमार चौधरी ने नरेश के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई है। दिल्ली में हवा की दिशा और गति में बदलाव के चलते प्रदूषण का स्तर लगातार गंभीर बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI 500 के करीब पहुंच गया, जो बहुत ही खराब स्थिति मानी जाती है। इसी को लेकर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है ताकि लोग सतर्क रहें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।